हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। हमने जो घटना चक्र सीरीज स्टार्ट कर रखा था, आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास में 1905 से 1916 तक जो भी प्रश्न बनेंगे आज हम लोग उसे देखेंगे। जैसे टॉपिक बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, बनारस सूरत अधिवेशन, मुस्लिम लीग का गठन, मार्लो मिंटो सुधार, दिल्ली दरबार, लखनऊ अधिवेशन और होम रूलिंग आंदोलन से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो टॉपिक वाइज देखते जाएंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ था? तो सबसे बाद में क्या हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था। यह लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया था। तो इसका आंसर बी सही है। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। और सहायक संधि जो है यह लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था? तो बंग भंग विरोधी आंदोलन का जो प्रारंभ किया गया था, इसका प्रारंभ 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुआ था। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को निम्नलिखित कारणों से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 16 अक्टूबर 1905 जो प्रसिद्ध है, यह बंगाल का विभाजन हुआ था, तो इसीलिए यह प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग के बाद जो आंदोलन हुआ था वह स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था। तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा किया गया था यह 19 जुलाई 1905 ईस्वी को किया गया था। कहीं कहीं 20 जुलाई दिया हुआ रहता है, तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को हुआ था। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? 1905 में जो बंगाल विभाजन किया गया था यह लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का विभाजन जो करने वाला गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड कर्जन था। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट जो गवर्नर था वह सर एंड्रूज फ्रेजर था। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यह जो है नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो यह कौन व्यक्ति थे? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर थे। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल के ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार का जो सुझाव दिया गया था यह कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया था। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था? तो 1905 ईस्वी में अपनाया गया था। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल का विभाजन मुख्यतः कब किया गया था? तो बंगाल का मुख्यतः जो किया गया था यह बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्लभ करने के लिए किया गया था। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए थे। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो है वह राष्ट्रवादियों ने जो कार्यक्रम शुरू किए थे वह कौन कौन सा कार्यक्रम शुरू किए थे? तो बायकॉट किए थे, और इसके बाद स्वदेशी किए थे, और राष्ट्रीय शिक्षा किए थे। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। 1, 2 और 4 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वदेशी का बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया था? तो पहली बार किस घटना के दौरान यह अपनाया गया था? यह बंगाल विभाजन के विरुद्ध में यह आंदोलन अपनाया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में जो आंदोलन शुरू किया गया था वह स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ का जो तत्कालीन कारण था वह लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था।
यही तत्कालीन कारण था। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ था, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित कब हुआ था? यह दोबारा जो विभाजित हुआ था वह 1911 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा था? तो बंगाल विभाजन कब तक बना रहा था? तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। सम्राट जॉर्ज प्रथम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक के बना रहा था। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा जो बंगाल विभाजन किया गया था 1905 में, वह बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? बंगाल विभाजन को रद्द 1911 ईस्वी में किया गया है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? तो भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से एकीकृत 1911 ईस्वी में किया गया है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किए हैं? तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व है यह चिदम्बरम पिल्ले के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। निम्नलिखित में किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया है? तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किनके द्वारा किया गया है? तो दिल्ली में सैयद हैदर राजा के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना है? यह किस आंदोलन के दौरान बना है? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान बना है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो लियाकत हुसैन ने बारिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका नेतृत्व किया था। तो यही सही नहीं है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? यह आंदोलन बंगाल तक ही सीमित रहा था। तो यह गलत है। यह बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा था, यह आंदोलन पूरे भारत में फैल गया था। यही गलत है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने का योगदान दिया था। ये बिल्कुल सही है। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुआ था। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े हुए थे। तो ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जो जुड़े हुए थे वह स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब किया गया, किनके द्वारा किया गया था? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो स्थापना किया गया था अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। इसका आंसर ए सही है। अब बंगाल विभाजन से प्रश्न समाप्त हो गया। अब हम लोग प्रश्न देखेंगे बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन से। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन की अध्यक्षता कब किए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस की अध्यक्षता बनारस के अधिवेशन 1905 ईस्वी में किए थे। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? यह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस नेता ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? 1906 ईस्वी में कलकत्ता में इसका अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वराज के बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। तो स्वराज का बतौर जो है यह राष्ट्रीय मांग के रूप में किनके द्वारा रखा गया था? तो यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा रखा गया था। और कब रखा गया था? 1906 ईस्वी में रखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस के मंच से
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का व्यक्त किया गया था? तो स्वराज शब्द जो व्यक्त किया गया था यह कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में किया गया था और यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर बी सही है। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो स्वराज शब्द का जो प्रयोग किया गया था वह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? तो दादा भाई नौरोजी आमतौर पर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किन्हें दिया जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन का संज्ञा दादा भाई नौरोजी को दिया जाता है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं? तो दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? तो दादा भाई नौरोजी के विषय में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उन्हें पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक लिखा गया था। बिल्कुल सही है। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किए थे। तो ये भी सही है। उन्होंने बंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। तो ये भी सही है। इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा कथन गलत है? ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुरवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे। तो नहीं, यह गलत है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन असत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? असत्य को देखते हैं। तो उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए थे, उन्होंने 3 बार किए थे। तो इस चलते यह गलत हो गया। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो चुने जाने वाला प्रथम भारतीय था वह दादा भाई नौरोजी थे। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वह सूरत अधिवेशन में हुआ था। और कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय कांग्रेस कहां पर उदारवादी एवं उग्रवादी 2 भागों में विभाजित हो गए थे? तो उदारवादी एवं उग्रवादी 2 भागों में जो विभाजित हुए थे वह सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुए थे। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1907 के सूरत अधिवेशन के जो अध्यक्षता किए थे वह किनके द्वारा किया गया था? तो आर बी घोष के द्वारा किया गया था। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों का स्वीकार कर अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के लिए प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में से नहीं था? इनमें से कौन सा संकल्प नहीं था? तो बंगाल के विभाजन को रद्द करना, यह संकल्प नहीं था। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया कब शुरू हुआ था? तो कांग्रेस में विभाजन की जो प्रक्रिया शुरू हुआ था वह कांग्रेस आंदोलन की राजनीति पर हुआ था, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर हुआ था, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर हुआ था। तो इसका आंसर डी सही है। उपयुक्त में से सभी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट कब हुआ था? तो सूरत का जो फूट हुआ था वह 1907 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो विभाजन हुआ था वह 1907 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरत विभाजन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सूरत विभाजन का जो नेतृत्व है वह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था?
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन का मुख्य कारण जो था वह अंग्रेज सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। इसका आंसर बी सही है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है मुस्लिम लीग का गठन दिया गया है, इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना किया गया था वह नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा किया गया था। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो मुस्लिम लीग के जो संस्थापक थे वह नवाब सलीमुल्लाह खान थे। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में किया गया था। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो स्थापना किया गया था 1906 ईस्वी में ढाका में किया गया था। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष थे वह आगा खां थे। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1907 में मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था वह कराची में हुआ था। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब प्रारंभ किया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा वार्षिक अधिवेशन जो प्रारंभ किया गया था वो इसमें आंसर नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करना है। लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया था। तो यह बिल्कुल सही है। वैसा अधिकार अकेले मुस्लिम लीग का ही था। तो यह गलत है, अकेले मुस्लिम लीग का नहीं था। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ये सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था। तो यही गलत है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना किया था। यह प्रार्थना मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए किया गया था। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। तो एक लंदन शाखा की जो स्थापना किया गया था इसकी स्थापना अमीर अली की अध्यक्षता में किया गया था। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। यह कथन किसका था? यह जो कथन था तो डब्ल्यू हंटर का था। इसका आंसर सी सही है। अगला टॉपिक है मार्ले मिंटो सुधार से संबंधित प्रश्न देखेंगे। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल जो लाया गया था यह 1909 ईस्वी में लाया गया था। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था किया गया था? 1909 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट की जो व्यवस्था किया गया था वह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का किया गया था। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे वह और उससे अंततः देश का विभाजन कराई थी। यह विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण था। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, आगे का टॉपिक है दिल्ली दरबार और राजधानी का परिवर्तन। तो इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की जो राजधानी था वह कहाँ था? तो कहाँ था? कलकत्ता में था। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का जो वायसराय था वह लॉर्ड हार्डिंग था। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था? 1911 ईस्वी में बना है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न,
किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? तो कलकत्ता से दिल्ली जो राजधानी स्थानांतरित किया गया वह 1912 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई है? तो भारत की राजधानी है जो कलकत्ता से दिल्ली कब आया है? यह 1911 ईस्वी में आया था। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न, दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। तो किनके ऊपर बम फेंका गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ऊपर फेंका गया था। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। तो क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे, तो कौन इनमें से शामिल नहीं थे? तो भगवती चरण बोहरा यही शामिल नहीं थे। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ है? तो बिहार को एक अलग प्रांत का जो दर्जा है वह 1912 ईस्वी में प्राप्त हुआ है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला टॉपिक है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन है। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय में अपने अधिवेशन आयोजित कहाँ किए थे? तो एक ही समय में जो अधिवेशन का आयोजित किया गया था यह लखनऊ में किया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? तो AC मजुमदार के द्वारा किया गया था। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर जो हस्ताक्षर हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्नलिखित में से कौन थे? तो इनका प्रमुख जो शिल्पी थे वह एनी बेसेंट थी। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य जो समझौता कराया गया था वह बाल गंगाधर तिलक ने करवाया था। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो मुख्य दूरगामी परिणाम वाला जो निर्णय लिया गया था वह मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक प्रणाली स्वीकार किस वर्ष किया गया था? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली जो स्वीकार किया गया था वह 1916 ईस्वी में किया गया था। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच वक्तव्य का काल निम्नलिखित में कौन प्रदर्शित करता है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच वक्तव्य का जो काल निम्नलिखित प्रदर्शित करता है वह किस वर्ष किया जाता है? 1916 से 1922 ईस्वी को प्रदर्शित करता है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? तो कांग्रेस अधिवेशन के विषय में इनमें से कौन सा असत्य है? तो अंबिका चरण मजुमदार ने इसका अध्यक्षता नहीं किया था। तो यही गलत है। 1916 का लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार के द्वारा किया गया था। इसमें लिखा हुआ है कि नहीं किया गया था, तो इसीलिए गलत हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने को चंपारण के किसानों की समस्या को अवगत कराया था? तो महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं को जो अवगत कराया गया था यह लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कराया गया था। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट टॉपिक है होम रूल लीग आंदोलन है। होम रूल लीग आंदोलन है। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? तो होम रूल लीग आंदोलन जो आरंभ किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1915-16 में दो होम रूल लीग आंदोलन आरंभ किया गया था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट थे। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही है। तो एनी बेसेंट का जो संबंध रहा है वह गृह शासन आंदोलन से संबंध रहा है। तो इसका आंसर बी सही है।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वह कौन सा था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो आंदोलन लोकप्रिय हुआ था वह होम रूलिंग आंदोलन लोकप्रिय हुआ था। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूलिंग की स्थापना से नहीं है? तो होम रूलिंग की स्थापना से किनका संबंध नहीं है? तो बाल गंगाधर तिलक का है, एनी बेसेंट का है और सुब्रमण्यम अय्यर का भी है, लेकिन टी.एस. अलकॉट है, इनका संबंध नहीं है। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो होम रूल आंदोलन से इनमें से कौन सा संबंधित नहीं थे? तो चित्तरंजन दास यही संबंधित नहीं थे। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके हैं? तो राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक जो प्रदर्शन कर सके हैं वह कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था। तो एक नए चरण के आरंभ का जो घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था। तो एक में कब मिला दिया गया था? इसमें आंसर नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो फेबियन आंदोलन का जो प्रस्तावक था वह कौन था? तो इसका प्रस्तावक एनी बेसेंट थी। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। एनी बेसेंट से संबंधित है। होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। यह बिल्कुल सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना संस्थापका थी। तो नहीं, यह गलत है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता की थी। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख दिया था? तो स्वराज सभा किनके द्वारा रखा गया था? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा कर दिया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद।